नमस्कार, फायदेमंद फंड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं शैल भटनागर, आपके साथ जुड़ रहा हूं मुंबई स्टूडियोज से। हमेशा की तरह इस शो में हम आपके लिए प्रस्तुत करते हैं एक जानी मानी इन्वेस्टमेंट स्कीम, जहां पर आप ना सिर्फ लंबी अवधि में लेकिन मध्यम अवधि में भी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। हमारी आज की प्रस्तुति है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, जो कि 8 साल पुरानी स्कीम है। इसको आप पराग पारिक लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड के नाम से पहले जानते थे। इस स्कीम के फंड मैनेजर हैं श्री राजीव ठक्कर साहब, और आप हमारे आज के मेहमान हैं। PPFAS म्यूचुअल फंड के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर और डायरेक्टर श्री ठक्कर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप पिछले 2.5 दशक से इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ब्रोकिंग और कॉर्पोरेट फाइनेंस में बहुत महारत हासिल रखते हैं, और बाजार आपको एक डीप वैल्यू निवेशक के नाम से जानता है। आप CA हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट हैं और चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट भी हैं। राजीव ठक्कर साहब, नमस्कार, स्वागत है आपका। और आपको शतरंज भी बहुत पसंद है। मेरा पहला सवाल आपसे ये है, अगस्त के महीने में हम लोगों ने 13 सेशंस में 11 में निफ्टी को रिकॉर्ड हाईज छूते हुए दिखा है। फिलहाल बाजार एक हल्के से करेक्टिव मोड में है। बताइए, क्या ये चिंता का विषय है, या आप और आप जैसे बड़े निवेशक इस करेक्शन का इंतजार कर रहे थे और कुछ खरीदारी आप करते हुए दिखेंगे? तो जो निवेशक की यात्रा होती है बाजारों में, तो कोई व्यक्ति अगर 25 साल की उम्र में निवेश करता है और 60 वर्ष की उम्र में रिटायरमेंट लेता है, तो उसके पास 35 साल होते हैं इस यात्रा का सफर करने के लिए। तो ये जो मामूली उतार चढ़ाव है, इसे नजरअंदाज करना चाहिए मेरे मुताबिक। इतनी बड़ी गिरावट भी नहीं है जो रिकॉर्ड हाईज देखे थे उससे। और दूसरी तरफ लोग चिंता करते हैं कि रिकॉर्ड हाई पर बाजार आ चुकी है। तो अगर देखें तो सेंसेक्स की शुरुआत 100 से हुई थी, तो हर 5 वर्ष, हर 6 वर्ष रिकॉर्ड हाई होते जाते हैं आमतौर पर। तो रिकॉर्ड हाई की भी चिंता नहीं करनी चाहिए, और जो मामूली गिरावट आती है उसकी भी चिंता नहीं करनी चाहिए। आपने जैसे शुरुआत के तौर में बताया कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के दौरान हर महीने अगर कोई निवेश करता है, तो वो ऊपर के दाम में भी लेगा, थोड़ी गिरावट के बाद भी लेगा, और 5-7 साल बाद जब उनको रकम की आवश्यकता हो, तो अच्छे रिटर्न आने की गुंजाइश बढ़ जाती है अगर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट हो तो। चलिए, तो इस डिप का आप फ़ायदा उठाइए, और अगर आपने निवेश नहीं शुरू किया तो यही सबसे बढ़िया मौका है। ठक्कर साहब, ज़रा बारीकी से बाजार पर और नज़र डालते हैं। हम लोग रिकॉर्ड हाइज अनेक इंडिसेस में देख रहे हैं, चाहे वो FMCG इंडेक्स हो, IT इंडेक्स हो, कुछ और सेक्टर्स जो हैं वो आपको तेज़ी में दहकते हुए दिखते हैं। आप बाजार में एक वैल्यू इन्वेस्टर के तौर पर जाने जाते हैं। बताइए, कौन सी ऐसी थीम्स हैं, कौन से ऐसे सेक्टर्स जो आपके रडार में हैं, जहां पर अभी भी आप निवेश करने की इच्छा रखते हैं? तो कई बार तो जो इन्वेस्टमेंट होता है वो स्टॉक स्पेसिफिक होता है, लेकिन अगर सेक्टर की बात करें, तो जो बैंकिंग क्षेत्र है वहां पर फिलहाल थोड़ा नर्वसनेस का माहौल है, चिंता का माहौल है, क्योंकि जो उन्होंने लोन दिए हुए हैं उसमें नॉन परफॉर्मिंग लोन्स की मात्रा बढ़ने की गुंजाइश है। तो ये 1-2 साल तक ये वातावरण रह सकता है, लेकिन उसी समय जो वीकर प्लेयर्स है, जो कमजोर प्लेयर्स हैं इस क्षेत्र में, उन्होंने एग्जिट कर लिया है, या जो प्राइसिंग पावर कहते हैं, तो जो मजबूत प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, उनका मार्केट शेयर बढ़ने की गुंजाइश है और उनका प्राइसिंग पावर आने की गुंजाइश है। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में निवेश के लिए देख सकते हैं मध्यम तौर पर। और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, उसमें काफी समय से वीकनेस देखने को मिली है, तो वहां पे शेयर के दाम कम है, तो सिलेक्टिवली वहां पर भी देख सकते हैं। बाकी जो कंजम्पशन ओरिएंटेड जो सेक्टर्स हैं, FMCG वगैरह, वहां पे कुछ समय से वैल्यूएशन ज्यादा रहे हैं, तो वैसे सेक्टर से थोड़ा दूर रहे तो बेटर होगा।
चलिए, तो एफएमसीजी से परे रहते हैं। ठक्कर साहब, आपके फंड को अगर मैं एक लाइन में डिस्क्राइब करूं, और चर्चा हो रही है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की। 8 साल पुराना फंड है और आपने हर साल लगभग 20% CAGR निवेशकों को कमा के दिया है। 13,000 करोड़ का फंड है, लेकिन नाम देसी है, तड़का विदेशी है। पूछिए क्यों? और वो इसलिए कि लगभग 27 से 28% एसेट अंडर मैनेजमेंट पीपी फ्लेक्सी कैप फंड का आपको विदेशी कंपनीज में दिखता हुआ दिखेगा। ठक्कर साहब की टॉप होल्डिंग है गूगल, चौथे पायदान पर माइक्रोसॉफ्ट, पांचवें पर फेसबुक और छठे पर अमेजन। कुल मिला के 27% आपने AUM जो है वो इन कंपनियों में निवेश किया है। ठक्कर साहब, ये बताइए, ये जो डीप वैल्यू आप बाजार में ढूंढते हैं, क्या आपको अभी भी इन जानी मानी कंपनीज में दिखती है, या यहाँ पर बाजार बहुत ही गर्म है और आप कुछ मुनाफा वसूल करते हुए दिखते हैं? बिल्कुल। तो ये जो कंपनियां बताई आपने, ये काफी बड़ी कंपनियां हो चुकी है और इनके दाम भी काफी बड़े हैं। तो आमतौर पर ऐसी आशंका होती है कि इनके वैल्यूएशन बहुत ज्यादा होंगे या अभी मुनाफा ले लेना चाहिए, गिरावट आ सकती है, ये आशंका रहती है लोगों के मन में। और पिछली बारी लगभग 2 दशक पहले जब डॉट कॉम बूम जिसे कहते हैं, जो समय था बाजारों में, जब सारी टेक्नोलॉजी और इंटरनेट कंपनियों के दाम बहुत बढ़ चुके थे और बाद में बड़ी गिरावट देखने को मिली थी। इस बार अगर देखें तो ये जो कंपनियां हैं, इनके जो रेवेन्यू होती है, जो सेल्स होती हैं, इनका जो मुनाफा होता है, उसमें काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो इनका जो फंडामेंटल्स जिसे कहते हैं वो बहुत ही मजबूत है। और काफी लोगों को ये जानकर आश्चर्य होता है जब हम कहते हैं कि इन कंपनियों के प्राइस अर्निंग रेशियो 25 के करीब है और इन कंपनियों ने कुछ लोन नहीं लिया हुआ है, बैलेंस शीट में काफी कैश है और काफी ऐसे इनके कारोबार हैं जो अभी कुछ रेवेन्यू नहीं दे रहे हैं, लेकिन भविष्य में ऐसी अपेक्षा है वहां से रेवेन्यू आ सकता है। गूगल की बात करें तो उनके जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स है, या फेसबुक की बात करें तो उसमें जैसे व्हाट्सएप से खास कुछ रेवेन्यू नहीं है। तो वैसे हर एक कंपनी में कुछ ना कुछ ऐसा बिजनेस है जहाँ पे रेवेन्यू जीरो है और वहां पर सिर्फ R&D एक्सपेंडिचर है। तो भविष्य में उस पर रेवेन्यू आने की गुंजाइश है। तो अभी भी हम यहाँ पे निवेश बनाए हुए हैं और यहाँ पे जो मुनाफा लेने की बात आप कर रहे थे वैसा कुछ नहीं कर रहे। जी, एक मैं इंटरेस्टिंग पॉइंट अपने दर्शकों को और निवेशकों के सामने रखना चाहता हूं कि अगर आप इक्विटी फ्लेक्सी कैप को देखें, जो कि ओवरऑल थीम बहुत बड़ी है, वहां पर टेक्नोलॉजी में आप देखें लगभग ऑन एवरेज 13% निवेश होता है AUM का। लेकिन अगर आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को देखें तो लगभग 37% एसेट्स आपको विदेशी और देशी टेक्नोलॉजी कंपनीज में दिखेंगे, जहां पर ठक्कर साहब ने निवेश किया है। तो चाहे मोमेंटम में क्यों ना हो सेक्टर, लेकिन राजीव जी आपको बहुत बढ़िया वैल्यू वहां पर भी ढूंढते हुए देखते हैं जो आगे वाले समय में आती होगी। ठक्कर साहब, आप और मैं लगभग 25 साल से बाजार से जुड़े हुए हैं और इस बाजार की ये खासियत रही है कि आपने वापस स्मोक स्टैक कंपनीज को आते हुए देखा है। सीमेंट, स्टील, फेरस अलॉयज, ये सारे जो सेक्टर्स हैं वापस आपको बुल्स के ग्रिप में आते हुए दिखते हैं। खासकर सीमेंट और खासकर मिड कैप सीमेंट, क्या ये आपको पसंद आता है? तो अगर आप हमारा जो मंथली फैक्ट शीट होता है जिसमें हम हमारे पोर्टफोलियो की कंपनियों का लिस्ट देते हैं, तो वहां पर हमारा इन कंपनियों में कोई निवेश नहीं है। इन कंपनियों में जो एंट्री और एग्जिट होता है वो बहुत ही बारीकी से टाइम करना होता है। अगर लंबी अवधि देखें तो इन कंपनियों का मुनाफा बढ़ता है, फिर गिरावट आती है, फिर कुछ सालों तक वैसे ही रहता है, फिर बढ़ोतरी आती है। तो ये जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ या लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग है, वैसा इसमें इस क्षेत्र में ज्यादा नहीं होता है। और इन कंपनियों के नतीजे ज्यादातर जो ड्राइविंग फैक्टर जिसे बोलते हैं वो होता है कमोडिटी के दाम। अभी
तेल के दाम की बात करें, अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें, तो नीचे में $10-15 तक भी जाता है प्रति बैरल, ऊपर में $150 तक भी जा चुका है। तो ऐसे जो उतार चढ़ाव रहते हैं जो कमोडिटी के दामों में, इससे इन कंपनियों के नतीजे भी ऊपर नीचे होते हैं। अभी की परिस्थिति ऐसी है कि स्टील के दाम काफी बढ़ चुके हैं, इसलिए स्टील कंपनियों के मुनाफे काफी ज्यादा हैं। तो जो जैसा मैंने कहा, एंट्री और एग्जिट बहुत मायने रखती है यहाँ पर। तो हमारी जो प्रेफरेंस है वो जो लॉन्ग टर्म जो ग्रोथ वाली कंपनियां हैं उसमें है, और हमारा ज्यादा निवेश नहीं है इन क्षेत्रों में। जी। एक और इंटरेस्टिंग थीम मैंने आपके पोर्टफोलियो में ये देखी ठक्कर साहब, कि बहुत ही कम आपने ऑटो क्षेत्र में निवेश कर रखा है। एक फ्रंटलाइन यूँ समझ लीजिए टू व्हीलर कंपनी है और देश की सबसे बड़ी कमर्शियल व्हीकल कंपनी, वो भी आपके सेक्टर में, आपके फंड में है। कुछ खासी दिक्कत आप देख रहे हैं ऑटो स्पेस में आती हुई, सेमीकंडक्टर्स की दिक्कत हमारे सामने पेश आती हुई दिख रही है फोर व्हीलर्स के लिए। तेल के दाम बहुत बढ़े हुए हैं तो अफोर्डेबिलिटी का इशू है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल की थीम कम से कम डीजल इंजन्स, पेट्रोल इंजन्स और टू व्हीलर्स के लिए परेशानी पेश कर सकती है। कुछ और ऐसे पॉइंट्स जो आपके जहन में हो ऑटो सेक्टर से दूर रहने के लिए? तो हमारा निवेश एक टू व्हीलर कंपनी में है और दूसरा एक होल्डिंग कंपनी में है जिसका भी ऑटो क्षेत्र में प्रेजेंस है। तो दो कंपनियों में निवेश है हमारा। सेमीकंडक्टर शॉर्टेज हम मेरे हिसाब से कुछ महीनों तक रहेगी, लेकिन लंबी अवधि में इसका ज्यादा प्रभाव नहीं रहेगा ऑटो क्षेत्र पर, और जो रिवाइवल है वो आ सकता है। तो दो चीजें फिलहाल चल रही हैं इस क्षेत्र में। कोविड को देखते हुए काफी लोगों की प्रेफरेंस अभी है कि खुद की जो व्हीकल हो तो बेहतर है बस या ट्रेन लेने की बजाय। तो इससे डिमांड रिवाइवल थोड़ी हुई है इनके सेल्स में। उसी समय ये जो सेमीकंडक्टर शॉर्टेजेस है, इससे वेटिंग पीरियड बढ़ गए हैं और प्रोडक्शन में और सेल्स में दिक्कतें आ रही हैं। और दूसरी बात, जैसा आपने बताया कि ये जो बड़ा शिफ्ट हो रहा है पेट्रोल और डीजल के जो व्हीकल्स हैं, उसकी बजाय लोग अभी आने वाले सालों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स प्रेफर करेंगे, ऐसा अनुमान है लोगों का। तो ये देखना रहेगा कि जो हाल की कंपनियां हैं वो ये ट्रांजिशन कैसे मैनेज कर पाती हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जब नई टेक्नोलॉजी आती है, नई तकनीक आती है, तो जो पुराने खिलाड़ी होते हैं उस क्षेत्र में वो कई बार नहीं कर पाते और नई कंपनियां आकर मार्केट शेयर ले जाती हैं। तो इस बार देखना रहेगा कि वो कैसे होता है। जो हाल की कंपनियां हैं वो भी प्रयत्न कर रही हैं इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए, लेकिन काफी नई कंपनियां भी इस क्षेत्र में आ चुकी है। जी ठक्कर साहब, ऐसा करते हैं, यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ठक्कर साहब बहुत ही बुलिश हैं नए नए लोगों को जुड़ते हुए देखते हुए बाज़ार में। और जैसा कि उस क्षेत्र के कुछ कंपनीज़ हैं जो ओवरऑल थीम आप रॉबिनहुड ट्रेडर्स को जुड़ते हुए देखते हैं, वहाँ पर राजीव जी की बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस हैं। उन सेक्टर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करते हुए दिखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जुड़े रहिए हमारे साथ, बहुत ही बढ़िया चर्चा हो रही है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की। 13,000 करोड़ का ये फंड है और 5 साल का दायरा देखिए, 7 साल का दायरा देखिए, बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स पहले पायदान पर खड़े होके राजीव ठक्कर साहब ने इस फंड में दिए हैं। जुड़ते हैं थोड़ी ही देर में। नमस्कार, फायदेमंद फंड्स में आपका दोबारा स्वागत है। चर्चा हो रही है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की। हमारे साथ इस फंड के जाने माने फंड मैनेजर राजीव ठक्कर साहब जुड़े हुए हैं। राजीव जी, दोबारा स्वागत है आपका। हम लोगों ने पिछले 18 महीने में करोड़ों लोगों को जुड़ते हुए देखा बाज़ारों में, और ज़बरदस्त वॉल्यूम आप देख रहे हैं हर एक तरीके के एक्सचेंज में, चाहे वो इक्विटी हो, कमोडिटी हो, और ख़ासकर आप देखिए बिजली के बाज़ार में। अब किस तरीके से आप इस थीम को देख रहे हैं? लगभग 6 सवा 6 करोड़
अब नए निवेशक बाजार में आपको आते हुए दिखे पिछले 3 साल में? बिल्कुल। तो पहली बात तो ये है कि ये जो कंपनियां हैं, जो अ, जिसे टेक्निकल भाषा में प्लेटफॉर्म कंपनीज कहते हैं, तो ये बायर और सेलर को जोड़ती हैं या अलग-अलग प्लेयर्स का मैच मेकिंग करती हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तो इस क्षेत्र में ज़्यादातर आपको मोनोपोली दिखेगी, एक्सचेंज अगर देखें तो, या ड्यूओपोली, यानी सिर्फ 2 प्लेयर होते हैं मार्केट में, यानी जो कंपटीशन होता है वो काफ़ी मात्रा में कम होता है इस क्षेत्र में। दूसरी बात ये है कि ये जो कंपनियां होती हैं, इनके जो खर्चे हैं, जो कंपनी चलाने के खर्चे हैं, वो फिक्स्ड होते हैं, वो ज़्यादा बढ़ते नहीं हैं जैसे वॉल्यूम बढ़ता है इनका। तो अगर एक्सचेंज बिजनेस देखें या डिपॉजिटरी बिजनेस देखें, तो इसमें ऐसा होता है कि इनके जो कंप्यूटर सिस्टम है और इनके जो स्टाफ है, वो तो उतने ही हैं, और जैसे जैसे कारोबार बढ़ता है इनका, वैसे उसकी जो आमदनी होती है वो सीधा मुनाफे में आती है। तो ये एक आकर्षक रुख होता है इस सेक्टर में और इन कंपनियों में। और आगे जाके देखें तो इनका जो पेनिट्रेशन है, यानी कितने लोग की पोटेंशियल मार्केट है और कितने लोग अब तक आ चुके हैं, ये अगर देखें तो पेनिट्रेशन काफी कम है इन कंपनियों में या इन क्षेत्रों में। बिजली की बात करें तो पुराने जमाने में तो जो कोयले से बिजली बनती थी और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होते थे, पावर परचेज अग्रीमेंट जिसे कहते हैं। आजकल जो सोलार का रुख देखने को मिला है, तो उसकी वजह से जब सूरज की रोशनी है तब बिजली बनती है, अगर नहीं है तो कहीं और बन रही है। तो इसकी वजह से जो पावर ट्रेडिंग है उसकी अहमियत बढ़ गई है बाजारों में। राजीव जी, अब बात करेंगे एक अहम हिस्से की बाजार में जहां पर बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूएशन है और बहुत ही दिक्कत है, वो है आईपीओ का बाजार। अक्सर हम लोग देख रहे हैं कि कंपनीज कई हजार करोड़ के आईपीओ लेके आती हैं, लेकिन उसमें 70 से 75% जो अमाउंट होता है वो ऑफर फॉर सेल होता है, यानी कि पुराने निवेशक निकल रहे हैं और नए रिटेल निवेशक आते हुए दिख रहे हैं। इस आईपीओ की गर्मी को आप कैसे देखते हैं? क्या पराग पारिक फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज या म्यूचुअल फंड आईपीओज में अग्रेसिव हिस्सा ले रहा है या आप शांत बैठे हैं? तो पिछले 4-5 सालों में हमने सिर्फ एक आईपीओ में निवेश किया है। ज्यादातर हम नहीं करते आईपीओ में निवेश। और आजकल जो आ रहे हैं, जैसा आपने बताया, ऑफर फॉर सेल है, जो पहले के निवेशक हैं वो बाहर जा रहे हैं, और आईपीओ खास तौर पर जब तेजी का माहौल होता है तब आते हैं। काफी सारी एडवर्टाइजिंग होती है, प्रमोशनल रुख रहता है, और नए निवेशक आते हैं, पुराने निवेशक बेच के निकल जाते हैं। तो वैल्यूएशन को ध्यान में रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारे आईपीओ खराब होते हैं, काफी अच्छे आईपीओ भी आते हैं बाजारों में। तो पहले के आईपीओ देखें तो मारुति का आईपीओ काफी आकर्षक था और निवेशकों ने काफी पैसे बनाए। आईआरसीटीसी का आईपीओ था, उसमें निवेशकों ने पैसे बनाए। लेकिन ऐसे कई आईपीओ है जहां पर निवेशकों ने काफी नुकसान भी उठाया है। तो आजकल जो आईपीओ आ रहे हैं उनमें वैल्यूएशन पर ध्यान रखना चाहिए। उनका सेल्स कितना है, मुनाफा कितना है, कंपनी का वैल्यू कितना है, डिविडेंड की क्या अपेक्षा है, ये सब चीजों को ध्यान में रखकर ही निवेश करना चाहिए। लिस्टिंग पर मुनाफा मिलेगा और हम बेच के निकल जाएंगे, ऐसी अपेक्षा से एप्लीकेशन नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से। यही ठक्कर साहब की खासियत है कि ये मोमेंटम में भी वैल्यू ढूंढते हैं, और वैसे भी आपको बहुत जाने माने वैल्यू इन्वेस्टर के तौर पर आप ठक्कर साहब को जानते हैं। राजीव जी, आखिरी प्रश्न, समय कम है और आपसे अगर 2 घंटे भी बात की जाए तो वो ज्ञान की गंगा ही बहती है। मैं ये जानने की चेष्टा कर रहा हूँ कि बहुत हमारे नए निवेशक हमारे साथ जुड़ते हैं जो इस बुल रन का लुत्फ और फ़ायदा उठाना चाहते हैं। कौन सी ऐसी 3 चीज़ें आप कहेंगे कि वो फॉलो करें, और 2 चीज़ें जो आपको लगता है कि बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए बढ़िया मुनाफा कमाने के लिए लंबी अवधि में? पहली चीज तो है, कम से कम
निवेश की अवधि 5 वर्ष होनी चाहिए। अगर आपको अभी निवेश करना है, 6 महीने में मुनाफा कमाना है, तो इक्विटी बाजार आपके लिए नहीं है। ये पहली चीज। दूसरी चीज ध्यान में रखनी है, अगर आपका कारोबार है या अगर आपकी नौकरी है, हर महीने कुछ बचत होती है, तो सिस्टमैटिक तौर पर उसका निवेश करें, ना कि एक समय में सब पैसे डाल दें और मुनाफे की उम्मीद करें। तीसरी बात, आपकी रिस्क लेने की क्षमता कितनी है उसके हिसाब से ही निवेश करें। और मतलब समझो, अगर कोई ज्यादा उम्र का इंसान है जिसे हर महीने आमदनी चाहिए, तो उसके लिए डेट इन्वेस्टमेंट्स या फिक्स डिपॉजिट्स ऐसे माध्यम बेहतर रहेंगे। जो यंग निवेशक हैं जिनको काफी समय तक पैसों की जरूरत नहीं है, वो इक्विटी बाजार में आए। तो ये तीन चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। डे ट्रेडिंग से दूर रहें और बोरोइंग से दूर रहें। बोरोइंग यानी अगर आप आपके शेयर्स प्लेज करके लोन ले रहे हैं, या अगर आप फ्यूचर्स ऑप्शंस में आपके पास 100 रुपए हैं और अगर आप 200 रुपए की पोजीशन खड़ी कर रहे हैं, तो उसमें घाटा आने की काफी संभावना बढ़ जाती है। इसलिए उस एक्टिविटी से दूर रहें। बात है ठक्कर साहब, बहुत ही शानदार और बहुत ही सटीक राय आपने दी कि एक्सपेक्टेशंस का जो दायरा है, जो आजकल बाजार में दिन का सीमित हो चुका है, उसको 5 साल तक रखें अगर आप इक्विटीज़ में निवेश करते हैं। लेवरेज बिल्कुल भी ना लें, ये एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है जो आपके निवेश और कैपिटल के लिए बहुत ही दुखदाई हो सकती है। ठक्कर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और इतनी शानदार राय और इतनी बढ़िया वैल्यू एडवाइस आपने दी। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में आज चर्चा हुई। 13,000 करोड़ की एसेट अंडर मैनेजमेंट है इस फंड में, जो कि 8 साल पुराना है, और हर साल आपने लगभग 20% रिटर्न कमाया है पिछले 8 सालों में, और बहुत ही जानी मानी स्टॉक्स इस पोर्टफोलियो में पाई जाती हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।